आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है अयोध्या तनाजे की मौजूदा सूरत हाल। और सवाल यह कि क्या बातचीत से बात बनेगी। दरअसल अयोध्या मसले पर शुरू हुई बातचीत पर ग्रहण लगते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद श्री श्री रविशंकर ने यह कहा है कि दोनों फरीकैन को रजामंदी तक लाने में वक्त लगेगा। वैसे श्री श्री के अयोध्या दौरे से पहले भी यह खदशा जाहिर किया जा रहा था कि इस तनाजे का हल शायद ही निकले, तो होता भी वैसा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके दौरे के दरमियान साधु संतों और हिंदू तंजीमों के बीच जिस तरह की बयानबाजियां सामने आई, उससे यह बात भी सामने आ गई कि मामला इनके बीच भी दरअसल कितना उलझा हुआ है। तो वहीं मुस्लिम तबके में भी शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के रास्ते बिल्कुल जुदा हैं। सवाल यह है कि क्या इस तरह से राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद तनाजा अदालत के अदल से पहले सुलझ पाएगा? इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं आज का मुद्दा। जी हां, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि पर बराबरी की जो बातचीत चल रही है, उसके सिलसिले में श्री श्री रविशंकर ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कारकुन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली से भी मुलाकात की। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने रविशंकर के मुखालफत की है। उन्होंने कहा है कि रविशंकर कभी राम जन्मभूमि या फिर राम मंदिर तनाजे को लेकर के इस मुहिम में शामिल ही नहीं हुए थे, इसीलिए हम उनकी सालिसी मंजूर नहीं करते हैं। इसके अलावा भी कई तरह के इख्तलाफात देखने को मिले हैं। एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। अयोध्या उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर जहां मजहबों का संगम है, जहां की फिजा में मंदिर की गूंज तो मस्जिद का तरन्नुम है। उसी अयोध्या की एक जमीन पर बरसों से मजहबी गिरहें लगी हैं जो अदालत के अदल का इंतजार कर रही हैं। लेकिन मुल्क के मजहबी गुरु श्री श्री रविशंकर अमन का पैगाम लेकर निकले हैं और दोनों मजहबों के लोगों से मुलाकात करके बाबरी पर बराबरी का फैसला करने की कोशिश में जुटे हैं। रविशंकर दोनों मजहब के जिम्मेदारों से मुलाकात करके बातचीत से बात बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में रविशंकर ने मुस्लिम मजहबी रहनुमा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली और मुफ्ती एजाज अरशद कासमी से मुलाकात की, जिसके बाद फिरंगी महली ने कहा कि मुल्क में अमन का पैगाम देते हुए इस मसले का हल बातचीत से निकालने की कोशिशें जारी हैं। इस बात पे ज़रूर गुफ्तगू की है कि किस तरीके से दोनों जो बड़ी कम्युनिटीज़ हैं उनको एक दूसरे के करीब लाया जाए और कम्युनल हार्मनी के मिशन को पूरे मुल्क में बड़े पैमाने से फैलाया जाए। और जो भी आप यहाँ पैगाम आज देने आए हैं, यहाँ से जो पैगाम जाएगा इंशाअल्लाह उसका बहुत अच्छा असर होगा। और इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं उसमें ज़रूरत इस बात की है कि हिंदू और मुसलमान दोनों मिल बैठ करके आपसी जो इख्तिलाफात हैं उनको दूर करें और दोनों मिलकर अपने इस अजीम शान मुल्क को अमन और शांति की राह पर और तामीर और तरक्की की राह पर आगे ले जाएं। बीहिप के नेताओं से हाथ जोड़ करके निवेदन कर सकते हैं उनसे, क्योंकि सत्ता में भैया उनसे और क्या कर सकते हैं। निवेदन यह है कि आप लोग शांत बैठ जाओ कृपा करके। निर्मोही अखाड़ा इस मुकदमे को लड़ रहा है और मुकदमा लड़ने में सक्षम है। हम मुकदमा लड़ करके और उनसे समझौता करके ये इन प्रकार हम मंदिर बना लेंगे। आप लोग इसमें नोट और वोट की राजनीति करना बंद कर दें। तो उधर विश्व हिंदू परिषद ने श्री श्री रविशंकर की इस पहल की मुखालिफत की है। इसके अलावा राम जन्मभूमि न्यास के रुकन राम विलास वेदांती ने भी जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद तनाजे को सुलझाने में श्री श्री रविशंकर की पहल की मुखालिफत की है। उन्होंने कहा है कि श्री श्री इस मुहिम से कभी जुड़े ही नहीं रहे, इसलिए उनकी सालसी मंजूर नहीं। राम जन्मभूमि मुहिम राम जन्मभूमि न्यास और विश्व हिंदू परिषद ने लड़ा है, इसलिए बातचीत का मौका इन दोनों तंजीमों को मिलना चाहिए। तो राम जन्मभूमि से जुड़ी तंजीम निर्मोही अखाड़े ने विश्व हिंदू परिषद पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। निर्मोही अखाड़े के रुकन सीताराम ने वीएचपी पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि वीएचपी ने राम मंदिर के नाम पर 1400 करोड़ रुपए की बदुनवानी की है। सीताराम ने कहा कि वीएचपी ने घर घर घूमकर एक एक ईंट मांगी
पैसा जमा किया और फिर इस पैसे को खा गए। हम कह रहे हैं 1400 करोड़ रुपए इकट्ठा करके इन्होंने रखा है, खा गए हैं और उसी से खा गए। उसी पैसे को खर्च करके ये लोग राजनीति कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर श्री रविशंकर ने कहा है कि राम मंदिर का हल निकलना मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। दोनों मजहब के लोग बातचीत करके इसका हल निकाल सकते हैं और अदालत का फैसला आने से पहले हम लोग दुनिया को गंगा जमनी तहजीब का पैगाम दे सकते हैं। ये सपना बहुत बड़ा दिखता है, कभी कभी लगता है कि ये असंभव है, मगर मैं ऐसा तो नहीं मानता। असाध्य है, असंभव है लगता है, मगर इसको संभव करा सकते हैं। हमारे देश में, हमारे युवाओं में, हमारे मजहबी की धर्म के लोगों में बहुत दिल है, उदारता है, प्रेम है। आज भी भाईचारा का बहुत घनिष्ठ संबंध दोनों वर्गों में मैं देख रहा हूँ। बाबरी पर शुरू हुई अमन की बातचीत पर अब गहन लगते नजर आ रहे हैं। श्री रविशंकर की पहल का इस्तकबाल भी हो रहा है, साथ ही मुखालिफत भी। ऐसे में क्या अदालत के बाहर राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का तनाजा सुलझाया जा सकता है या फिर एक बहस की तरह शुरू हुई पहल महज बहस पर ही खत्म हो जाएगी? क्या फरीकैन अदालत के बाहर फैसला करके मुल्क में अमन का पैगाम दे पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कई तरह की सरगर्मी देखने को मिली और सरगर्मियों के दौरान कई तरह के बयानात सामने आए। शुरू में ऐसा लग रहा था कि जो बातचीत है वो शायद किसी मुस्बत नतीजे पर पहुंचे, लेकिन जब आखिर में खुद श्री रविशंकर ने कहा कि इसमें जो कोई हल है वो तकरीबन 5-6 महीने कम से कम लगेंगे, उससे पहले तो कम से कम उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। तो क्या वाकई हम ये माने कि जो इस वक्त की जो बातचीत थी वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, या फिर जिस तरह के इख्तलाफात चाहे वो हिंदू तंजीमों या फिर हिंदू रहनुमाओं में, मजहबी रहनुमाओं के अंदर सामने आई या फिर मुस्लिम रहनुमाओं के सामने आई, उनकी वजह से कहीं ना कहीं ये एक राय नहीं बन पाई? क्योंकि इससे पहले भी बातचीत के सिलसिले जो है वो जारी रहते रहे हैं और तमाम तरह की कोशिशें हुई हैं, लेकिन नतीजा हर बार सिफर साबित हुआ है। तो क्या आखिरी रास्ता सिर्फ अदालत की दहलीज है या फिर बातचीत की एक और पहल, या फिर ये जो पहल है ये कुछ आगे बढ़ेगी और कोई नतीजा भी निकल करके सामने आएगा? इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से अशोक गोयल जी हैं जो कि तर्जुमान हैं, बीजेपी के वो जुड़े हुए हैं। इसके अलावा शहजाद पूनावाला हैं जो कि एडवोकेट हैं और आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस के लीडर भी हैं। इसके अलावा मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर। और इस वक्त सैयद हसन इमाम आबिदी साहब हैं जो कि शिया धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर गुलरेज शेख जो कि राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल इस डिबेट में। और हसन इमाम आबिदी साहब, मैं आपसे सबसे पहले शुरू करना चाह रहा हूं क्योंकि वसीम रिजवी साहब एक तरीके से उन्होंने ही सबसे पहले श्री रविशंकर से मुलाकात की, उसके बाद श्री रविशंकर आगे आए, तमाम तरह की तमाम दौर की बातचीत हुई और बातचीत के बाद इस वक्त क्या नतीजा है वो हम देख रहे हैं। एक तरह तो वसीम रिजवी साहब का जो मौकिफ है कि मंदिर बनना चाहिए और साथ ही मस्जिद भी बनना चाहिए, कहीं और बन जाए उससे कोई मतलब नहीं, उस मौकिफ को आप किस तरह से देखते हैं और उसके कितना साथ है? और जो बातचीत हुई उसके बाद अभी फिलहाल जो स्टैंड नजर आ रहा है किस तरह से आपको नजर आता है? देखिए, वसीम रिजवी साहब एक खुद साख्ता लीडर हैं और कोहनी मारकर वो आगे आना चाहते हैं। और मैंने किसी और जगह कहा था कि अगर वसीम रिजवी साहब को उनसे किसी को खतरा हो सकता है तो वो मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं। वसीम रिजवी साहब ने ये पहल की और मीडिया ने उन्हें उचक लिया क्योंकि उन्होंने एक नई बात कही। शिया वक्फ बोर्ड की जानिब से, बल्कि वक्फ बोर्ड नहीं था, वो शिया फिरके की जानिब से वो नुमाइंदगी खुद ब खुद करने लगे और मीडिया ने उस तंदूर गर्म था और इस चीज़ को वसीम रिजवी साहब को वो ले उड़े। उसके बाद ये हुआ कि शिया रहनुमा जितने भी थे उनकी जानिब से ये मैसेज आया, ये पैगाम आया कि हम बिल्कुल इस बात को वसीम रिजवी साहब की खारिज करते हैं। देखिए, मस्जिद तो बहुत बड़ी बात है, मस्जिद तो बहुत बड़ी बात है। मस्जिद में अगर मस्जिद तामीर हुई हो और मस्जिद में किसी एक मजदूर का पैसा न दिया गया हो, जब तक उस मस्जिद में नमाज हराम है, जब तक उसका पैसा न दे दिया जाए। चे जाए कि उन्होंने कहा कि मीर बाकी साहब जो हैं वो शिया थे, वो जो हैं उन्होंने आसिफ थे,
उन्होंने इस पर कब्जा किया और मस्जिद बना दी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि उन्हें खुद नहीं पता वो क्या कह रहे हैं, कि वो अपने फोर फादर्स, अपने अजदाद, अपने असलाफ को गासिब साबित कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि साहब उन्होंने वहां पर मस्जिद बना दी थी। तो उन्हें अभी शायद जल्दी है, उन्हें और लिस्ट भी इंडिया में और या हमारे सब कॉन्टिनेंट में कहाँ कहाँ शिया हजरात ने गासिबाना कब्जा किया, ये लिस्ट अभी दे देनी चाहिए। पता चलेगा 6 महीने बाद वो एक और लिस्ट जारी कर दें अपने मफादात और अपने इंटरेस्ट के चक्कर में। इस वक्त की जो सूरत हाल है, वो सूरत हाल जहाँ तक श्री साहब का है, मेरे ख्याल से इज्तिमाई कोशिश तो हो सकती है, लेकिन इंडिविजुअली तो यानी कि आप ये मानते हैं कि वो सिर्फ एक इंडिविजुअल लीडर हैं, शियाओं की एक तरह से सरपरस्ती नहीं करते और उनकी सदारत नहीं करते क्या? नहीं, वो कैसे नुमाइंदगी करेंगे? जो उनका मौकिफ है, क्या पूरी शिया बिरादरी का मौकिफ नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ये शिया हजरात जो हैं उससे बिल्कुल उनका नुक्ता नजर जो है वो अलग है, और वो अपना खाली कोहनी मारकर ताकि उन्हें मीडिया हाईलाइट करे और उन्हें कोई एक छोटी मोटी शायद हो सकता है कुछ, चलिए, यानी कि जाती मफाद के लिए उन्होंने ऐसा जाती किया, इंटरेस्ट के लिए उन्होंने बिल्कुल ये कदम उठाया। चलिए, और उन्होंने बिल्कुल अपना लेकिन अभी तक तो देखिए बार बार ये बात कही जाती रही है और खुद श्री रविशंकर ने भी ये बात कही है। कई तरह की बातचीत हुई, उनसे कई बार रिएक्शंस लिए, तो अपने रिएक्शंस के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम तबके भी एक बड़ा तबका है मुस्लिमों का भी जो मंदिर से एतराज नहीं करता। एक बात तो ये भी कही, और खासतौर पर उन्होंने कहा कि जो शिया तबका है वो करीब करीब साथ है मंदिर बनाने के। नहीं, मंदिर बनना चाहिए, लेकिन बात यह है दो टोक अल्फाज में, 2 और 2 4 वाली, 2 और 2 4 होते हैं, 3.25 नहीं होते। नहीं, लेकिन कल्बे सादिक साहिब ने भी समर्थन किया है मंदिर बनाने का। नहीं, मंदिर बनना चाहिए, मंदिर बने, लेकिन क्या उस जगह पर, पहली बात यह है कि वो जगह जो मुतनाज़ जगह है, वो जगह अगर वाकई मंदिर की है तो वहां तो मस्जिद बनना हराम है, वहां पर मंदिर ही बनना चाहिए। लेकिन बात दो चीजें हैं कि ये कानून, हिंदुस्तान का कानून और तारीख शवाहिद जो है, इसकी बुनियाद पर जो है वो बात आगे बढ़नी चाहिए। जहां तक ये सुलह की बात है, जहां तक इस तनाज़े को दूर करने की बात है, ये रविशंकर साहब ही क्यों, दोनों जानिब से होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि वहां भी उनके फिरके के अंदर जो है बहुत बड़ा एक तबका है जो उनकी मुखालफत कर रहा है। हम मंदिर बनने के खिलाफ नहीं है, लेकिन मंदिर क्या वहां बने, ये अच्छी बात है कि आप मंदिर का समर्थक। ठीक है, लेकिन डॉक्टर गुलरेज साहब, ये जो बातचीत शुरू हुई, वसीम शेख की एक तरह से हर तरफ से तारीफ हो रही थी। एक अगर हिंदू तंजीमें हों या फिर तमाम जो हिंदू मजहबी रहनुमा हो, वो तारीफ कर रहे थे कि चलिए वसीम रिजवी साहब ने बहुत अच्छी बात कही और तंदूर गर्म था, उन्होंने अपनी नान सेक ली। लेकिन ये बताइए कि जब उनके कम्युनिटी में ही इख्तलाफ है तो हम कैसे ये माने कि उनकी पूरी कम्युनिटी या शिया कम्युनिटी इस तरफ है, क्योंकि यहां पर तो सीधे सीधे आबिदी साहब इसकी मुखालफत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो तमाम बातचीत का दौर चला, क्या लगता है कि वो वाकई किसी नतीजे पर है या फिर सिर्फ एक रस्म अदायगी हो गई, बातचीत हुई, मीडिया हाइप हुई, उसके बाद वो फिर ठंडे बस्ते में हो रहा है? देखिए साहब, इसमें सबसे बड़ी बात जो है, कल्बे सादिक साहब जो है वो हिंदुस्तान के शिया समुदाय के सर्वोच्च धर्मगुरु हैं। तो जब उन्होंने कह दिया कि मुसलमान देश का निर्माण करे, ना कि मस्जिद के निर्माण के चक्कर में पड़े, उन्होंने कहा कि रामलला का मंदिर वहां बनना चाहिए, वो बने, तो उस बात पे एंड ऑफ द टॉपिक जिसे कहते हैं वो हो जाता है। लेकिन अब हम आगे चलें, इसके आगे तो आप देखें कि ओवैसी हुए या आजम खान हुए या पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हैं, ये इसकी मुखालफत करते हैं। और ये मुखालफत मन से नहीं कर रहे, लेकिन जुबान से कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग डरपोक लोग हैं और जिहादी तंजीमों से डरते हैं और ये घबराते हैं। अगर ये कहा जा रहा है कि मंदिर के खिलाफ नहीं है, तो क्या आप ये समझ रहे हैं कि मंदिर उसी जगह बने? आप चाहते क्या? आपका कहना क्या है? मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जो कि स्वयं में एक मुस्लिम तंजीम है, उसका स्टैंड बता रहा हूं आपको कि हमारे अनुसार सरयू के उस पार बन जाना चाहिए मस्जिद। लेकिन ये जो पूरा क्षेत्र है वो रामलला का क्षेत्र है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो 1976 में खुदाई की थी, उसमें जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनका नाम था के मोहम्मद। तो के मोहम्मद के नेतृत्व में जो खुदाई हुई, उसमें जो मूर्तियों के अवशेष मिले, खुदाई में जो मंदिर के अवशेष मिले, तो उन्होंने स्पष्टीकरण से कहा कि यहां मंदिर था। लेकिन जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो जो नेहरूवियन हिस्टोरियंस थे, उन्होंने इस प्रक्रिया को रोकने का भरसक प्रयास किया। परंतु हम कहते हैं ना कि सत्यम शिवम सुंदरम,
वो अपने आप को प्रदर्शित करता है। बात की जो खुदाई हुई उसमें निर्णय आया, यहां तक कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय आया कि जो मालिकियत है वो जमीन की वो रामलला की है। तो मस्जिद का जहां तक प्रश्न उठता है, मस्जिद कभी भी किसी और की प्रॉपर्टी में नहीं बन सकती। यहां पर बात ये भी नहीं हो रही है, बात दरअसल ये हो रही है कि श्री रविशंकर जब बातचीत के लिए गए तो कई तरह की बयानबाजी आई। खुद हिंदू तंजीमों या फिर हिंदू रहनुमा जो थे, मजहबी रहनुमा, उनके अंदर भी इख्तलाफ देखा गया। मुस्लिम जो मजहबी रहनुमा है उनके अंदर भी इख्तलाफ देखा गया। धर्मदास उनकी मुखालिफत कर रहे हैं, रामविलास वेदांती साहब उनकी मुखालिफत कर रहे हैं, वीएचपी उनकी मुखालिफत कर रही है। तो जब हिंदू तंजीमें ही एक साथ नहीं है तो फिर उनकी बातचीत का मतलब क्या हो रहा है, ये सवाल हो रहा है। और अभी तक भी वो उनको मना नहीं पाए हैं। देखिए, लगातार इल्जामात चल रहे हैं। इसमें और भी पक्ष हैं। हाँ। विश्व हिंदू परिषद भी एक पक्ष है, बिल्कुल, और दूसरों को लेकर बैठ सकता है हिंदू समाज के लोगों को। परंतु समस्या जो आ रही है, जो कुछ गंदे बयानात आते हैं, 2 मिनट मुझे बोल लेने दीजिए सर, मुझे बोल लेने दीजिए। जो ओवैसी टाइप के लोगों से आते हैं, जो जिन्होंने ओवैसी ने क्या कहा कि वो जोकरों से, वो तो जोकरों, उनको जोकर आप लेकिन रामविलास वेदांती साहब के बयान को भी तो देखिए। गंदी अभद्र भाषा का उपयोग कहीं भी नहीं हुआ, इसलिए बातचीत खोल करने का रास्ता खुला हुआ है। रास्ता। लेकिन यहाँ पे आप समझने, आप क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम में नहीं जाते। क्योंकि जब अलग से हमारी बात होती है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों से आउट ऑफ कैमरे के बाहर, अगर वो किसी को जोकर अगर ओवैसी साहब जोकर कह रहे हैं तो इसीलिए तो आप जैसे लोग ही तो शायद हीरो बना रहे हैं उनको। हम तो बात ही नहीं कर रहे हैं उनकी, हम तो फरीकैन की बात कर रहे हैं। हम भी फरीकैन की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, फरीकैन ने इनको छोड़ दिया। आज का मुसलमान जो है, विशेषकर मुसलमान युवक, पढ़ा लिखा फरीकैन, मैंने बात धर्मदास जी की, मैंने बात डॉक्टर रामविलास वेदांती की, मैंने वीएचपी की बात की। आप उस पर जवाब नहीं दे रहे, आप ओवैसी पे चले जाते हैं। मैं उस पर देता हूं, अभद्र भाषा का कहीं भी प्रयोग भी नहीं हुआ, उपयोग भी नहीं हुआ, तो रास्ता खुला हुआ। नजरियाती इख्तलाफात की बात हो रही है डॉक्टर गुलरेज, आप समझिए मेरी बात। मैं जो पूछना चाह रहा हूं, आप कहां नाजिबा अल्फाज की बात कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे। हम तो ये बात कर रहे हैं, मियां बीवी के मसले भी होते हैं। कायदे से बातचीत हुई, कायदे से बातचीत के लिए लोग गए। महंत धर्मदास ये कहते हैं कि श्री रविशंकर को मामले की समझ ही नहीं है, वो आए 2 मिनट बात की, वो चले गए, इस बारे में बात ही नहीं की। एक बात है, रामविलास वेदांती उनके एनजीओ पर सवाल उठा रहे हैं, बीएचपी पर निर्मोहिया खड़ा सवाल उठा रहा है, इस पर क्यों नहीं बात हो रही है? मेरी कुछ स्वयंसेवकों से अपने बात हुई थी अयोध्या में। तो जो बात निचोड़ जो आया वहां से भी, वो ये आया कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद किसी में नहीं है, इसलिए बातचीत का रास्ता खुला है, वो हल हो जाएगा। लेकिन आप मेरी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। लेकिन मैं जो पूछ रहा हूं सर, आप वो नहीं, इधर उधर की बात करने से कोई फायदा नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं, आप सर, आपने अयोध्या में कितने लोगों से बात करी? मैंने कम से कम 8 से 10 लोगों से बात करी। जानना चाह रहा हूं, मैं इतना जानना चाह रहा हूं, मैंने किसी से बात नहीं की, मैं इतना जानना चाह रहा हूं। आप मीडिया की बात पे कर रहे थे, मीडिया क्या करता है, छोटी सी चीज हाइप करता है। मैं और मेहमानों के पास जाना चाहूंगा, लेकिन मेरा दरअसल परंतु मैं 3-4 प्रश्न करना चाहता हूं। मैं जरूर आपके पास आऊंगा सर, आपको अभी इतना टाइम दिया, मैं आपके पर्सनल लॉ बोर्ड से करना चाहता हूं। हाँ ठीक है, वो आएंगे अभी, कानूनन है पर्सनल लॉ बोर्ड, अभी वो पहुंचेंगे भी। मुफ्ती साहब हमारे साथ पहुंच रहे हैं, जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो फिर उसके बाद आप उनसे बात करता हूं। ठीक है सर, ठीक है डॉक्टर गुलरेज। बात दरअसल ये है कि जो तमाम बातचीत हो रही है, वो नतीजा कहां निकल रहा है, क्यों अलग अलग तरह के सुर निकल रहे हैं, इसी पर बात हो रही है। अगर बात नजरियाती इख्तलाफात की नहीं होगी तो फिर किसकी होगी? शहजाद पूनावाला साहब जी, अगर नजरियाती इख्तलाफात बातचीत के बाद भी या बातचीत के दौर में भी नजर आता है, तो फिर बातचीत का मतलब क्या और हल कैसे निकलेगा? यही सवाल मैं गुलरेज साहब से पूछ रहा था, जिसका जवाब चाह रहा था। आपके पास कोई जवाब है? जैसे मैंने इनकी बात सुनी है, ये बीच में हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि संघ परिवार के लोग ज्यादातर करते भी। नहीं, देखिए ये बात है, ये नेहरूवियन हिस्टोरियंस, और मैंने आपको बात साबित हो गई मेरी, मैंने आपकी ट्वीट में पढ़ा नेहरूवियन, बात साबित हो गई। आज क्या हो रहा है, बात साबित हो गई, इनका पेट क्यों दुखता है, बात साबित हो गई मेरी। आज जन सच्चाई को साबित करने के लिए 10 सेकंड में लगेंगे। इनसे बुलवा लीजिए, ये एक पहली बार आए शायद आपके शो में, तो पहली बार बुलवा लीजिए। 500 मिनट बुलवा लीजिए, मन की बात करवा। जब इनका पेट भर जाए तब हम बोलेंगे, इनका पेट और दिल जब भर जाए तब बोलेंगे। जब डिबेट से बाहर हो जाएगा राम जन्मभूमि के, जब राम जन्मभूमि ये कितनी देर बोलेंगे सौद साहब, इनका तय कर दीजिए, फिर हमको बताइएगा। उनका जवाब ले लेते हैं सर ना, आप बोलिए सर, बोलिए। आपसे पूरा वक्त दिया मैंने, आपसे पूरा जवाब। सौद साहब 10 सेकंड के अंदर ये फिर से बोल पड़ेंगे, आपको बेट लेनी है? नहीं, आप वकील देखो ले ली। मैं आपको बोल ही नहीं सकता, ये जब तक अपने मुंह पे टेप नहीं डालेंगे डॉक्टर मैं कैसे जीतूंगा? आप इधर की 10 सेकंड और 10 सेकंड फिर से इसमें वापस बोल पड़ेंगे। सवाल पूछा उसका जवाब सुनिए, 10 सेकंड में वापस बोल पड़ेंगे, शर्त है। चलिए, अब बात यह है कि 11 बार कोशिश हो चुकी थी, इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट को फैसला सुनाना पड़ा, क्योंकि उनकी तमाम कोशिशें कामयाब नहीं हुई, वरना इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला नहीं सुनाता। 12वीं बार करने गए श्री हमने तो स्वागत किया सभी लोगों ने।
हमने कहा कि चलो कोशिश कर लीजिए। स्वागत किसने नहीं किया? ओवैसी ने, और ओवैसी की जबान बोलने वाले वेदांती ने एनजीओ पे सवाल उठाए। फिर वेदांती जहां वीएचपी से आते भाजपा के पूर्व सांसद है, उनके ऊपर 1400 करोड़ का घोटाला निर्मोही अखाड़ा जो मुख्य पार्टी है इसमें, उन्होंने लगाया। तो बीजेपी को पहले इस पे भी जवाब देना चाहिए कि वीएचपी पे सीबीआई इंक्वायरी होगी या नहीं होगी रामलल्ला के नाम पे पैसे चुराने के लिए। पर सवाल यह है कि हिंदू जो ग्रुप्स है उन्हीं में एक तो एकता नहीं है, वो एक दूसरे में अपना अपना लड़ रहे हैं। पहली बात ये साबित हो चुका है क्योंकि योगी आदित्यनाथ, राम माधव, इन तमाम लोगों के बयान आए कि कोर्ट से चलने दीजिए, अभी कोई वक्त नहीं बचा इसके लिए। पहली बात। तो दूसरी बात यह है, जहां तक यहां पे कुछ लोग शिया के नाम पे अपना अपना राय प्रकट कर रहे हैं, मैं खुद भी शिया हूं। वसीम रिजवी के बारे में सुन लीजिए सौद साहब, इससे पहले वो सपा में थे और उससे पहले बसपा में थे और उससे पहले भी वो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे। उस वक्त उनको याद नहीं आया कि वो जाके ये हलफनामा दे कि ये हमारी जमीन है, शियाओं की जमीन है। दूसरी बात, जब केस उनके ऊपर यूपी सरकार ने डाला तब वो अपने तोते जैसे बोलने लगता है ना, वो तोता बोलने लग गया। मैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, वो कह रहे, सब जगह कह रहे कि मीर बाकी की जमीन है इसलिए शियाओं की जमीन है। तो शियाओं की जमीन है तो उन्होंने कितने शियाओं से पूछा ये देने से पहले? क्या इनसे पूछा ये शिया आलिम दीन बैठे हैं या मुझसे पूछा उन्होंने अपने आप फैसला कैसे कर लिया? और शियाओं की जमीन है, यहां पे आरएसएस के लोग बोल रहे रामलल्ला की जमीन है, वो शियाओं की जमीन है, मान लेते हैं। कोर्ट ने बोला, मान लीजिए कि शियाओं की जमीन है। कोर्ट ने बोला, कोर्ट ने क्या बोला है तो वो शियाओं की जमीन कैसे बोल रहे हैं आपके लिए? ठीक, आप और उसको मान रहे हैं? नहीं, आप पहले बोल दीजिए कि शियाओं की जमीन है। देखिए मैं क्या देंगे कब? देंगे तब जब वो शियाओं की जमीन है। आप पहले मानिए शियाओं की जमीन। सबसे पहली बात तो ये मानिए शियाओं की जमीन। मैं सबसे पहली बात पहले मानिए शियाओं की जमीन है। मैं तो आपसे ये पहले मान लीजिए शियाओं की जमीन, फिर बात कीजिए। रामलल्ला वो पार्टी नहीं है, वो शिया पार्टी निर्मोही अखाड़ा है। मैं कहता हूं कि जितने मुसलमान हैं भारत के, वो सबके सब राम की संतान है, ना कि बाबर की संतान है। आप पहले ओरिजिनल मुसलमान अपनी ग्रुप में जोड़ लीजिए, फिर आप दूसरे मुसलमानों की बात कीजिए। आपके साथ मुसलमान नहीं तो बुर्का पहना के लड़कियों को खड़ा कर देते हैं। ठीक है, डॉक्टर गुलरेज शेख मुसलमान होकर यहाँ बैठा हुआ है तो शिया की बात नहीं, तो आप बोल रहे हैं कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट की बात कर रहे हैं। ये आपने कांग्रेस को बेचने वाले थोड़ी मुसलमान हुए। ईमान आप बेचते हैं साहब ईमान, तो आप क्या बात वसीम रिजवी को पहले नहीं सूझा, 2014 से पहले नहीं, ईमान 2017 से पहले नहीं इसमें कोई हमारा क्लेम नहीं है। ईमान बेचने की जो आप बात कर रहे हैं, आपने पर्सनली क्यों लिया? आप पर्सनली क्यों लिया? नहीं, आप आपने आरएसएस का नाम लेके बोला, मैंने बोला आरएसएस को लोग कुछ लोग बेच रहे हैं। देखिए आप वकीलों जैसी बात नहीं कर रहे, कितना उछल रहे हैं, मतलब कि ये बेच रहे हैं। अगर नहीं बेचे तो नहीं डॉक्टर गुलरेज बताएं। चलिए हम किसी और मौजू पर नहीं जाते। देखिए आपको बेच रहे हैं सर, आपने तो राम जी को बेच दिया। डॉक्टर गुलरेज, मैं तो कहता हूँ मैं राम जी की औलाद हूँ। अशोक गोयल साहब, क्या बाबर की औलाद है? ये जो बातचीत हो रही है, आप राम जी की औलाद है कि बाबर की औलाद है? बातचीत होती है, नहीं आप ये बोले, देखिए उत्तर नहीं मिलेगा कांग्रेसियों से। ये क्या है? मुझे पूछे मैं किसकी औलाद है? अपनी माँ बाप की औलाद हुआ है। ठीक है, शहजाद साहब ये कह रहे राम जी की है, अपनी माँ बाप किसकी है? डिबेट का मौजू नहीं है, टॉपिक नहीं है सर। विदाउट टॉपिक किस तरह की बात, इस तरह की बात नहीं, पर्सनल कोई बात नहीं, पर्सनल कमेंट्स नहीं। ठीक है सर, कोई पर्सनल कमेंट्स नहीं। और अपने नाज़रीन को बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मुफ्ती एजाज अतर काशमी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुफ्ती साहब, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है बातचीत में, मैं आपके पास भी आऊंगा। लेकिन अशोक गोयल जी, जरा ये बताइए कि ये ठीक है, बातचीत जब भी होती है तो अलग अलग फरीकों की बात होती है, बयानातों की बात होती है, लेकिन जो ये कोशिश थी श्री श्री रविशंकर की, ये कितनी कामयाब देखते हैं आप, और किस तरह के जो बयानात सामने आए उस पर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए साहब, जैसे कि शहजाद भाई ने कहा कि पहले 11 बार कोशिश हो चुकी थी, अगर ये 12वीं कोशिश हो रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूं। अगर सही वातावरण में अगर रवि श्री जी वहां पर गए हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और कोई समस्या का हल निकल सकता है, तो इसके अंदर मैं ये देख रहा हूं कि जिस तरह के वर्ड, कहीं तोता वर्ड यूज किया जा रहा है, कहीं पे कुत्ता वर्ड यूज किया जा रहा है, एक वार्ता को विफल करने का जो प्रयास सा जो लग रहा है कि इनको क्यों मिर्ची लगी हुई है। अगर किसी भी वार्ता जो हुआ, वेदांती जी की रोजी रोटी किसी भी रोजी रोटी बंद हो जाएगी साहब, हम क्यों प्रीजज करना चाहते हैं कि इससे कुछ नहीं निकलेगा? ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन गोयल साहब देखिए, प्रीजज की बात ही नहीं है, आप पोस्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि बातचीत खत्म हो गई, वो नागपुर के लिए रवाना हो गए। ये कहा जा रहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत से भी मुलाकात होगी, लेकिन कम से कम ये जो दौर था लखनऊ से, अब वो नागपुर की तरफ जा रहे हैं। अब ये बताइए कि पोस्ट क्या हुआ अब तक?
हम प्री जजमेंट की बात ही अब नहीं करते। आप ये मानते हैं कि श्री जी के हाथ में कुछ जादू था, वो लखनऊ खुद कह रहे हैं, अयोध्या चले गए, लखनऊ चले गए और वो फैसला निकल आता है। वो उन्होंने एक वार्ता शुरू की है। मैं सर आज वो जहां गए हैं, मुझे लगता है कि एक दो जैसे जैसे दौर आगे बढ़ेंगे हो सकता है कुछ निकले। 5 दिसंबर से सबको जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर सुनवाई शुरू करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये इच्छा जाहिर की थी कि आपस में बातचीत हो। उसमें अगर श्री जी ने, रविशंकर जी ने ये अगर शुरुआत की है तो हम सब लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए और वातावरण खराब करने की बजाय उसको सुधारना चाहिए। गोयल साहब, मिलने के बाद, मुलाकातों के बाद सबसे मिले, निर्मोही अखाड़े से भी मिले, फिर उसके बाद इकबाल अंसारी से भी मिले, रशीदी साहब से भी मिले। मिलने के बाद जो बातें, जो रिएक्शन सामने आए, आपको कितने पॉजिटिव लगे, मैं ये जानना चाह रहा हूं। क्या लग रहा है कि नतीजे पर कुछ है? नहीं, देखिए मैं वही कह रहा हूं, सबके तो बयान अलग नजर आते हैं ना। अलग अलग बयान है क्योंकि काफी पुराना मसला है और एक बार श्री रविशंकर जी के जाने से वो नहीं सुलझने वाला। लेकिन जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कही कि बहुत से जो मुस्लिम युवा हैं, हिंदू युवा हैं, वो इसका चाहते हैं कि भी समाधान निकले, तो हमें इसको सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए, नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव नजरिए से ही देखा जा रहा है, लेकिन अभी क्या निकला हम उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन आएंगे मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन वक्त जरा एक छोटे से ब्रेक का है। गुल्ले साहब आपके पास भी आऊंगा, छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से लौटते हैं, उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। बाबरी पर बराबरी की बातचीत के लिए हम बात कर रहे हैं कि जो कोशिशें हुई और श्री रविशंकर ने जो तमाम फरीकैन से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, उसके बाद जो बयानात सामने आए वो क्या जाहिर करते हैं और क्या नतीजा इस वक्त निकल रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है और मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। कासमी साहब, बताइए कि आपसे भी शायद मुलाकात हुई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो श्री रविशंकर जी से आपकी भी मुलाकात हुई है, तो क्या कुछ बातचीत हुई और अभी तक क्या नतीजा निकला? लग रहा है क्या एक मुस्बत नतीजे की तरफ आगे ये मामला बढ़ रहा है, या फिर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की नजर एक तरफ सबको करना पड़ेगा, निगाहें उधर ही करनी पड़ेंगी? देखिए, हमारी जब मुलाकात हुई थी तो उस वक्त ये मुद्दा गर्म नहीं था और ना इस तरह से उनकी कोई मूवमेंट या इस तरह की कोई उनकी तहरीक चल रही थी। हमारी तो ऐसी एक फॉर्मल मीटिंग थी, मुलाकात हुई थी जिसमें बहुत सारे पहलुओं पर बात हुई थी। उसमें एक अयोध्या का भी मामला सामने आया था, ये 6 अक्टूबर की बात है। तो इनफरादी हैसियत से मेरी बातचीत उनसे बहुत देर तक हुई और उसमें उन्होंने कहा कि किसी एक समुदाय को तकलीफ दे करके वहां पर मंदिर बने, ये हम बिल्कुल नहीं चाहते, और किसी के धर्म स्थल को डिस्ट्रॉय करके दूसरा धर्म स्थल बनाया जाए, ये बिल्कुल उससे जो है दुनिया में एक गलत मैसेज जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही पॉजिटिव उनसे बातचीत हुई और उनका ये मानना था कि दोनों फरीक को सामने बिठाल करके और अगर कोई इस तरह से एक रास्ता निकलता है तो ये बहुत ही अच्छा होगा और इस सिलसिले में जो है स्पिरिचुअल लीडर्स जो है उसको खास ये उस वक्त की बात हो गई। लेकिन अब जो सब कुछ हुआ, सारी सरगर्मियां हुई, बातचीत हुई, मुलाकातें हुई और अब जो बयानात सामने आए, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? कितना पॉजिटिव मानते हैं? देखिए, मुझे हैरत की बात है कि उनकी कोशिशें तो बहरकैफ बहुत ही पॉजिटिव वे पे जा रही है, अच्छी कोशिश है, लेकिन उनकी कोशिशों को लेकर के हम लोग आपस में कोई बाबर की औलाद कोई राम की औलाद करते हैं और एक दूसरे से दस्तो गिरेबा है, ये बहुत ही नामुनासिब बात है। और हम खुद देख रहे हैं कि खुद बीजेपी ही में आपस में इतना सर फुटबॉल है कि कुछ लीडर कुछ कहते हैं, सारे लीडर्स जो है वेलकम कर रहे हैं उनके स्टेप को, और वो खुद जो है वेदांती जी जो है बिल्कुल ही कंडम कर रहे हैं। वीएचपी के कुछ लीडर कहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लीडर कह रहे हैं कि नहीं, वो कौन होते हैं, जब वो इस मूवमेंट में नहीं थे तो वो कहां से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि हिंदुओं में या वीएचपी के लीडरान में जो है एक क्रेडिट की भी होड़ लगी हुई है। नहीं, वीएचपी और बीजेपी की बात ही नहीं है। मान धर्मदास जी भी समझ पर सवाल उठा देते हैं श्री रविशंकर के। उसके अलावा निर्मोही अखाड़ा वीएचपी पर इल्जाम लगा देता है। इसको किस तरह से देखें? अगर सभी फरीकैन एक राय नहीं होंगे, आपस में मुस्तहकम होकर के आगे नहीं बढ़ेंगे, तो फिर बातचीत का मतलब क्या होगा? बातचीत के दौरान ही इस तरह की बयानबाजियां सामने आई। देखिए, बातचीत कामयाब हो या नाकाम हो, यह एक अलग इशू है,
लेकिन मुझे बड़ा अजीब अफसोस होता है कि कोई उनको पॉलिटिकल सेंट कह दे, कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे, तो ये बेचारा सिंसियरली कोशिश कर रहा, हो सकता है कामयाबी भी मिले, हो सकता है नाकामी भी मिले, तो उसको जो है इस तरह से पॉलिटिसाइज करना और उन पर कमेंट करना, भद्दे कमेंट करना, उनके निजी उन पर हमले करना, ये सब मैं समझता हूँ कि मुनासिब बातें नहीं है। वो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश होनी चाहिए, इससे भी पहले भी कोशिशें हुई है और वो नाकाम हुई है, फिर कोशिश हो रही है, हो सकता है कि नाकाम हो, 1% हो सकता है कि कामयाबी मिल जाए, तो एक अच्छा मैसेज चला जाएगा। तो इसलिए किसी भी कोशिश को सराहना ही चाहिए, उसको कंडम नहीं करना चाहिए। मुस्लिम तंजीम अगर श्री रविशंकर सबसे मुलाकात के बाद कासमी साहब ये कहते हैं कि इस पूरे मामले का हल कम से कम 5-6 महीने से पहले नहीं निकलेगा, उतना वक्त लग जाएगा, और इस बीच रोजाना बेसिस पर समाअत भी शुरू हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में 5 दिसंबर से, तो क्या आपको लग रहा है कि अभी जो बातचीत हुई है और इस तरह की जो बयानबाजियां सामने आई हैं, अलग अलग सुर जिसको कहते हैं वो निकले हैं, तो क्या वो एक राय और एक सिमत में आगे बढ़ेंगे और मुस्बत नजरिए से, खुले नजरिए से इसका हल तलाश भी लिया जाएगा? क्योंकि पहले तो मुस्लिम तबका फॉर्मूले का इंतजार कर रहा था। श्री रविशंकर ने कहा कि मैं फॉर्मूला लेकर नहीं आया हूं, बल्कि फॉर्मूला तलाशने आया हूं। तो अब इस वक्त क्या नजर आता है आपको? देखिए, फिर आखिर में तो सबके सामने वही अदालत का दरवाजा है और अदालत है, अदालत का इंतजार है। लेकिन यह है कि अदालत का फैसला भी इतना जल्दी नहीं आएगा। डे बाय डे अगर हेयरिंग होगी तो फिर भी जो है ये कम से कम अगले साल 1 साल तो खींच ही सकता है, और उसके बाद भी रिव्यू की भी गुंजाइश रहती है, उसमें भी काफी वक्त लग सकता है। और देखिए, अदालत, मेरा अपना इनफरादी तौर पर जो मेरा मानना है कि अदालत का फैसला तो हर सबको काबिल कबूल होगा ही, और खासतौर से मुस्लिम तंजीमों का, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का ऐलान, ये पैगाम है कौम के लिए कि मुस्लिम फैसला, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, हम सब के लिए काबिल कबूल होगा। ठीक है, चलिए गुलरेज साहब इस पर अपना रिएक्शन देना चाह रहे हैं। बहुत पहले भी आप अपनी बात रखना चाह रहे थे। पर्सनल लॉ बोर्ड के जो नुमाइंदे हैं, तो उनसे ये पूछना चाहता हूं कि शहाबुद्दीन साहब ने कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि यदि खुदाई में यह सिद्ध हो जाता है कि वो मंदिर था तो हम अपना मुद्दा वापस ले लेंगे कोर्ट से। अब जब वो सिद्ध हो गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार हो गया, यहां तक कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि वो जो भूमि है वो रामलला की है, तो अब आप लोग क्यों नहीं लेते वापस? नंबर 1। नंबर 2, मैं कांग्रेस को एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा, पूनावाला मेरे साथ बैठे हुए शहजाद जी, कि कम से कम जब तक कि उसमें भारतीय खून था, राजीव गांधी जी ने कोशिश करी थी कि वहां राम मंदिर का निर्माण हो जाए। यदि आप शहजाद पूनावाले का खून निकालेंगे और मणिशंकर अय्यर का निकालेंगे तो दोनों में हिंदू जीन्स मिलेगी, परंतु आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी का निकालेंगे तो उसमें नहीं मिलेगी। तो जब से सत्ता का केंद्रीकरण राहुल सोनिया के इटालियन हाथों में आ गया, अब आपने ऐसे डॉक्टरों को बिठाना कब से शुरू कर दिया? सीधे नहीं, जब से ये गैर भारतीय खून के हाथ में कांग्रेस पार्टी का जो लोग आ गया, जंगे आजादी में लड़ाई नहीं लड़ी, खून तलाश अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, ये लोग किसका खून कहां से, वो बताइए। इस कमेंट को आप विड्रॉ करवाइए। अगर ये कमेंट विड्रॉ नहीं हुआ तो माफ करना, शहजाद साहब आपको भी मैं विड्रॉ नहीं करूंगा। मणिशंकर अय्यर और आपका खून दोनों का एक ही रहेगा, परंतु राहुल गांधी और सोनिया गांधी का अलग आएगा, क्योंकि हिंदू ब्लड नहीं है, मेरे में हिंदू ब्लड है, आप में हिंदू ब्लड है। गुलरेज साहब, आपको लगता है कि आप डिबेट, आप जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, बोलेंगे सबको? नहीं, गुलरेज साहब, आप टॉपिक पर बात कर रहे हैं, आप भी हिंदू हो, मंदिर पर बात कर रहे हैं, क्या आप टॉपिक पर बात कर रहे हैं? सर टॉपिक पर रहिए ना, कौन किसके खून का है आप कैसे तलाश रहे हैं? आप किस तरह से कह सकते हैं? कांग्रेस वाले किसी का कमेंट नहीं चलेगा सर, कम से कम मेरी बातचीत में, मेरी डिबेट में नहीं चलेगा सर। इस तरह की बातचीत से कम से कम मैं बात, नमूने कहां से खोज के लाते हैं? आप ऐसी ही बात करते हैं जब आपकी दुखती रख पे हम हाथ रखते हैं, क्योंकि वो सच बात है। आपने डिबेट का टॉपिक है। गुलरेज साहब, कोई यहां पर किसी का खून तलाशने नहीं आया है। चलिए ठीक है, आपने जो सवाल पूछा मैं उसका जवाब ले लेता हूं, मैं जवाब ले लेता हूं। शहाबुद्दीन वाले उसमें बताएं आप मुझे। जी कासमी साहब। बिल्कुल, जो इन्होंने कहा मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। सच्चाई ये है कि इन लोगों के असल में मेरे सामने टीवी स्क्रीन नहीं है, इसलिए मैं नहीं देख पा रहा हूँ कौन है, लेकिन जो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है और उनकी बातों का मैं जवाब देना चाहूंगा कि इन लोगों की शुरू ही से एक रवायत रही है कि एक झूठ को इतनी बार बोलो कि दुनिया सच मानने पर यकीन कर ले। कहां पर हाई कोर्ट का कौन सा फैसला आया है, क्या वो दिखा देंगे? हाई कोर्ट के फाइंडिंग और फैसले में कोई फर्क इनको समझ नहीं आता। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है और फैसले क्या चीज होता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फाइंडिंग है और
आपका एफिडेविट है, आपने न्यायालय के समक्ष रखा है साहब एफिडेविट, आप उससे कैसे नहीं कर सकते? एएसआई की रिपोर्ट के क्लियर अल्फाज है कि उसमें 12वीं शताब्दी के ओल्ड स्टोन पाए गए थे, वहां पर मंदिर का कोई जिक्र नहीं है। सर आपको ये पता होगा शायद पाए गए थे इस तरीके से वराह अवतार की मूर्ति भी मिली है। क्या आप बताएं, वराह अवतार जो होता है, मंदिर में हो सकता है वराह अवतार, लेकिन मस्जिद में नहीं रखा जा सकता। बन के आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों है? आप जो जाइए बनाइए, हाई कोर्ट ने फैसला सुना ही दिया है, सरकार आपकी यूपी में, स्टेट में है, सेंटर में, हर जगह। सर मैं तो पक्षदार इस चीज का हूं कि आपस में बैठ के सामाजिक सौहार्द बने, ये एक बहुत अच्छा मौका मिला है। आपको शायद मालूम होगा कि यूनाइटेड प्रोविंस से संविधान सभा में बेगम एक थी, जिन्होंने मुस्लिम बेगम थी, उन्होंने कहा था कि भारत का जो मुसलमान है उसको चाहिए कि अक्सरियत से बहुत अच्छे संबंध स्थापित रखे, क्योंकि हम लोगों ने अंग्रेजी शासन दे दिया, मुगलों का शासन। आपकी बात का जवाब दे रहे हैं सर, कम से कम गुलरेज साहब सुन ले रहे हैं पूरी बात। सर मैं ये कह रहा हूं आपको कि हमें तो ये मान के चल रहा हूं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी ये मान के चल रहा है कि एक बहुत अच्छा मौका है जब एक सामाजिक सौहार्द दोनों कम्युनिटी के बीच में स्थापित होना चाहिए बातचीत के माध्यम से। अशोक गोयल साहब, ये देखिए बात कहीं बार बार इधर उधर डिले हो रही है। हम अभी की बात मौजूदा सूरत हाल की अगर बात कर रहे हैं, 11 बार बात हो चुकी, 12वीं बार भी बात कंप्लीट हो रही है। जैसे आप क्या ये नतीजा अंगेज है? आपको अभी लग रहा है कि किसी नतीजे पर पहुंचे? आप इतना बताइए बस मुझे। नहीं देखिए, जैसे आप एक माइंड सेटअप के तहत आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं। कासमी साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। ज्यादा हमारे कासमी साहब मैं आता हूं आपके पास। 10 लाख से अधिक कारकुन है हमारे। आप मुस्लिम तंजीम की ऐसे बदतमीजी मत करें उसके बारे में। चलिए ठीक है, कासमी साहब मैं आ रहा हूं। अशोक गोयल जी, 10 लाख हो या 10 करोड़ हो, ये एंटी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। किसी बात हो रही है सर डिबेट पर? किसी हम राष्ट्रवादी हैं तो हम एंटी मुस्लिम हो गए, आप ये कहना चाहते हैं सर? क्या भारत का मुसलमान तो जो है वो इस मुल्क के लिए खून देता है, जान देता है सर। कभी नहीं की जहाँ पे लगातार एक आदमी बोल रहा हो इस तरीके की। सर मेरी तंजीम के ऊपर इस तरीके की बीमारी वाले लोगों को आइंदा तंजीम के विरोध नहीं सुनूंगा मैं। वैसे भी चलिए ठीक है गुलरेज साहब, इनकी तंजीम के लोग कितना वंदे मातरम गा रहे थे उसका प्रदर्शन यहाँ पे एक बार हो चुका है। चलिए ये लोग अपने आप को राष्ट्रवादी कह रहे हैं। गुलरेज साहब आप अभी प्रिपेयर करके आए होंगे, आपको पता है टेस्ट लेंगे। गुलरेज साहब मैं कह रहा हूं प्लीज मेरी बात मानिए। आप समझिए कि कम से कम जब हम एक बेहद संजीदा टॉपिक पर बात कर रहे हैं, उसके नतीजे पे बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव डिबेट कर रहे हैं, तो कम से कम डिबेट को डिरेल ना करें। और आपकी बात से बार बार डिरेल हो रही है सर, मुझे ये कहना पड़ रहा है, लेकिन आपके बात से बार बार डिबेट डिरेल हो रही है। टॉक ठीक है, दोनों समाज लेके बैठे। ठीक है, ठीक है। मैं एक चीज और बोल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। मैं आऊंगा सर, सिर्फ आपको ही तो नहीं बोलने दिया जा सकता ना सर, यहाँ पे तमाम और लोग हैं, उनसे भी बात करनी है मुझे, उनके भी रिएक्शन लेने जरूरी है। अशोक गोयल साहब देखिए, जो राम मंदिर है वो देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए एक आस्था का प्रश्न है, और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एक मत रहा है कि सबको साथ लेकर और सर्वसम्मति से बने, या अगर सर्वसम्मति नहीं बनती है तो जो माननीय कोर्ट उसके ऊपर फैसला दे उस पर बात हो। अभी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपस में बातचीत होनी चाहिए, उसमें अगर श्री रविशंकर जी ने बातचीत शुरू की है, और जैसे कि कासमी जी ने भी बताया कि उनसे भी बातचीत हुई, बड़े पॉजिटिव एनवायरमेंट में वो बात कर रहे हैं, तो ये हम सब लोगों का फर्ज बनता है, जितने भी कासमी साहब भी तो इसकी हिमायत कर रहे हैं, ये होना चाहिए। मैं इख्तिलाफात की बात कर रहा हूं, जो तमाम अलग अलग रास्ते पे लोग बढ़ रहे हैं, हाँ, या अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही है, मैं उस पर बात कर रहा हूं कि क्या इस तरह से नतीजा निकलेगा। साहू साहब देखिए, आप ये सोचते हैं कि भाई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगी, अलग अलग बातचीत नहीं होगी, तो ये कैसे क्योंकि आपस में कॉन्ट्राडिक्शन है तभी तो बातचीत हो रही है। और मुझे लगता है कि इसी कॉन्ट्राडिक्शन में से आगे रास्ता निकलेगा, क्योंकि पहली मुलाकात में सब लोग वो एक एजेंडे के साथ नहीं निकल करके सामने आए हैं, तो उसका क्या हल होगा और इन कॉन्ट्राडिक्शंस को कैसे दूर करें। मैं फार्मूला लेकर आया हूं, तो वो बातचीत के लिए गए हैं। ठीक है, और मुझे लगता है इसको सकारात्मक रूप में हमें लेना चाहिए। और आबिद साहब मैं आपके पास भी आना चाह रहा हूं, लेकिन ठीक है शहजाद साहब, आप अभी कंट्राडिक्शंस की बात कर रहे थे कि तमाम लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन गोयल साहब कह रहे हैं कि कंट्राडिक्शंस निकलेंगे तभी तो समझ में आएगा कि किसका क्या मौकिफ है, उसी हिसाब से फिर रास्ता तलाशा जाएगा। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि जब श्रीशी ने पहल की है, हालांकि जस्टिस कहर का जो एक आया था ऑब्जर्वेशन, वो कब आया था, सरकार इतनी देर तक क्यों बैठी रही, उन्होंने कभी निर्मोही अखाड़ा और हाशिम अंसारी सुन्नी वक्फ बोर्ड की कमेटी बना के जो असली पक्ष है उनको साथ में करके बातचीत की पहल क्यों नहीं की, गुजरात चुनाव तक क्यों रुका गया, वो सारा एक अलग सवाल है। श्रीशी की पहल को आज खारिज किसने किया, मुझे आप बता दीजिए ना, कि कौन सी पार्टी ने उसको, उसके टॉप नेताओं ने आके कहा कि नहीं अब बहुत वक्त
देर हो चुकी है। और अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो मैं आपके पीसीआर से कहता हूं कि वो बाइट राम माधव की और आदित्यनाथ योगी की चला है। तो इसको नकारने वाले उनके बड़े नेता, यहाँ पे प्रवक्ता आके कुछ और कहते हैं, यहाँ पे इनके जो साइड में जुड़े हुए जो व्हील जैसे संगठन है वो कुछ और तीसरी बात करते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है इससे। और 1400 करोड़ का घोटाले का संघ परिवार पे आरोप लगा है। मुझे ये बताए रामलल्ला के जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो इस पे सीबीआई जांच और एसआईटी की जांच के लिए बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? देखिए मैं साहू साहब मैं बता रहा हूँ, ये घोटाले की बात कम से कम कांग्रेस पार्टी को नहीं करनी चाहिए। इन्होंने कितने 12 लाख और 14 लाख हमारे लोगों को जेल डाला, घोटाले की ऐसी बात इन लोगों को अपने मुंह से नहीं करनी चाहिए। नंबर 2 मैं मनीष तिवारी जी की जो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता उसका बयान सुन रहा था कि श्री 333 333 इन लोगों के ऊपर मैं क्या कमेंट करूं। तो ये कांग्रेस की संस्कृति है। इन लोगों का इन्होंने तो भगवान राम का राम सेतु का एफिडेविट दे दिया था। आपने सीता मैया को बोल दिया पार्लियामेंट में, सीता मैया नहीं थी जो जिसके 2 लड़के साथ मिलकर लड़े थे, सभी कार सहयोगियों पे गोलियां चलवा दी थी। स्वामी गए कि क्या राम ये आप ये देखिए ये इन लोगों की संस्कृति है। और आप हमेशा इस विवाद को बढ़ाया, ये बात आप ना करिए। लेकिन मैं कह रहा हूं आदित्य योगीनाथ जी ने कहा कि थोड़ी देर हुई है, लेकिन उन्होंने इसका स्वागत किया है। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने वेदांती जी ने रिजेक्ट नहीं किया है। वेदांती जी कौन है? और इसको खुले मन से हम लोगों को माहौल बनाना चाहिए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या दूसरे लोगों के जो ये पार्टी के नेता हैं ये माहौल को खराब करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हीं से इनकी इसको विवाद में रखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा बंद रहा है कि सर्वसम्मति से इसका फैसला राम राज्य ना नहीं पाते, कोर्ट इस पर फैसला दे, धर्म निभा नहीं पाते। देश के करोड़ों राम मंदिर के नाम पे कितनी आस्था का प्रश्न है और भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। चलिए ठीक है, हम आएंगे, लेकिन वक्त एक और छोटे से वक्फे का है। और गुलजेर साहब मैं आपके पास भी आऊंगा, आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं, लेकिन आबिदी साहब मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। ब्रेक से लौटेंगे और सीधा आपके पास। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। बात राम मंदिर और बाबरी मस्जिद तनाज़े की हो रही है कि क्या इसका एक मुस्बत नतीजा निकलने की ओर कम से कम बातचीत के बाद एक रास्ता बनता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं। और हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। इमाम आबिदी साहब, आप भी सुन रहे हैं, तमाम फरीकैन की बातचीत आप सुन रहे हैं, यहाँ पे जो तमाम लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन बात दरअसल जब सामने रखी जाती है सियासी पार्टियों की तरफ से तो ये जरूर कहा जाता है कि शिया जो तबका है वो तो मंदिर की हिमायत में भी है और वो तो मान गए हैं, लेकिन सुन्नी जो तबका है वो नहीं मान रहा है। एक तबका मान गया, एक तबका नहीं माना, लेकिन आप कुछ अलग बात करते हैं। नहीं, ऐसा है कि पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि राम में जिस तरीके से हिंदुओं की आस्था है हमारी भी आस्था है। वो भगवान मानते हैं, हम भगवान नहीं मानते, अलग बात है, लेकिन लायक एहतराम है हमारे लिए सारे मुसलमानों के, चाहे वो सुन्नी हो चाहे शिया हो, इससे कोई बात नहीं है। हाँ? अफसोस की बात यह है कि ये अपोजिशन बना दिया गया सियासी लोगों ने, यानी हिंदू वर्सेस मुसलमान। ये अच्छा रुझान नहीं है। ये जहां तक ये कहने वाली बात है कि साहब शिया एक आम फिक्र से यानी सुन्नियों से अलग हैं, और हवाला वसीम रिजवी साहब का ही बार बार दिया जाता है कि उनके मौकिफ को सीधे पूरे शिया तबके से जोड़ा जाता है। असल में बात यही है कि वसीम रिजवी को हाईलाइट कर सियासत में तो ये चलते हैं दाव ने, कोई एक आदमी नजर आ जाए तो फिर वो जो है ना उसे लेकर उचक जाते हैं वो। तो मतलब क्या वसीम रिजवी बैकअप है, सियासी बैकअप आपको नजर आता है? वसीम रिजवी साहब का यानी जमीनी हकायक ये है कि उनकी कोई सपोर्ट नहीं है। वो सिर्फ शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, कोई और भी हो सकता था, कल भी कोई और हो सकता है। जहां तक बात है नुमाइंदगी की, तो वो से भी सर अगर उस हैसियत से भी अगर वो बात रखते हैं तो उनकी बात का मतलब तो है केस हुआ तब रखने लगे, नहीं, लेकिन उनका मजहबी तौर पर और जहां तक नुमाइंदगी की बात है, कौमी नुमाइंदगी वो बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा, वसीम रिजवी 0। जहां तक रह गई बात डायलॉग की, डायलॉग तो होने चाहिए, ठीक है, हो सकता है शायद ये चीज जो है कोर्ट के लिए फायदेमंद साबित हो। इसमें मैं 3 चीजें देखता हूं। मैं आबिदी साहब बस आपसे यही पूछना चाह रहा हूं कि डायलॉग से तो कोई भी इनकार नहीं कर रहा। अभी तक जो बयानात सामने आए, यहाँ पर जो डिस्कशन का पैनल है वो भी कोई ऐसा नहीं है जो ये कह रहा है कि डायलॉग नहीं होना चाहिए, लेकिन डायलॉग के बाद अभी क्या निकला, क्यों अलग अलग सुर निकले, कंट्राडिक्शंस क्यों आ रहे हैं? हाँ, तो अभी तो जाहिर सी बात है ये इब्तिदाए इश्क है, ठीक है,
तो अभी क्या पता चलेगा, अभी कोई बात पता नहीं चलनी है। अगर रिजल्ट वाइज आएगा तो रिजल्ट थोड़े दिन बाद आएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो लोग डर रहे हैं, शायद ये जो बात नहीं कर रहे हैं, हकीकत उसकी ये है कि शिया तबका, जहां तक बात है, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ इसलिए खड़ा हुआ है कि अचानक में एक आदमी को पेश करके शिया कौम को बिल्कुल के पीछे कर दिया गया है। और इस तरीके तो सर कोई और क्यों नहीं सामने आता है, क्यों नहीं फिर इसकी मुखालिफत करता है, कंडेम कर रहे हैं, क्यों नहीं आते हैं जो वसीम रिजवी की बात को या उसके स्टैंड को कंडेम करे? अगर कंडेम कर रहे हैं, बात यह है कलवे जवाद साहब की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कलवे जवाद साहब है, दूसरे लोग हैं, सारे उलमा ने इस चीज को किया है। बात यह है सिर्फ कि इस चीज के अगर पेट में जाएंगे, यानी इसके आखिर में जाएंगे, इसका मकसद लेकिन मजम्मत की बात जो है वो कहीं पीछे छूट जाती है और वसीम रिजवी जो कहते हैं वही आगे रह जाता है। मुफ्ती एजाज काशमी साहब ये बताइए कि सिया और सुन्नियों में इख्तलाफ की बात बार बार होती है, तो इसको कितना ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए और इसमें सच्चाई और गहराई कितनी है? देखिए कि एक सरकारी कोशिश है, आज से नहीं बहुत दिनों से। आपको याद होगा सुब्रमण्यम स्वामी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, बजाते टीवी चैनल पर आके उन्होंने कहा था एक इंटरव्यू देते हुए कि हम जो है शिया सुन्नी इख्तलाफ करा करके बाबरी मस्जिद केस को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। ये उनका अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उससे आप इन लोगों की जहनियत को समझ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस अपनी साजिश में ये कामयाब नहीं है। अल्लाह के फजल से शिया समुदाय या सुन्नी समुदाय में कभी कोई इख्तलाफ नहीं रहा है। अगर कोई एक आदमी सरकारी मोहरा बनकर के सामने आ रहा है तो उसकी तरफ से जो है तमाम शिया कम्युनिटी को नहीं जोड़ा जा सकता। मौलाना कल्बे जवाद खुल करके सामने आया है, मजम्मत की, और भी कई बड़े शिया आलिम आए खुल करके सामने और कह दिया है कि वसीम रिजवी का, बल्कि अब तो शिया की कई बड़ी अंजुमनें इस बात का ऐलान कर रही है कि वसीम रिजवी का शियत ही से कोई ताल्लुक नहीं है। ये भी ऐलान हो रहा है, कई शियत कई अंजुमन ये ऐलान कर रही है। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वसीम रिजवी की क्या हैसियत है। दूसरी बात जो मैं खास तौर से कह रहा हूं कि ये बातचीत की जो डायलॉग है बहुत अच्छा प्रोसेस है, लेकिन डायलॉग किस वक्त कामयाब होता है? डायलॉग उस वक्त कामयाब होता है जब खुले जहन के साथ खुले मंच पर आए। अगर एक माइंड सेटअप के साथ, एक एजेंडे के साथ अगर कोई फरीक आएगा और पहले ही ये कह देगा कि हम मंदिर बनाने के लिए आपसे बात करना चाहते हैं, तो ये बात कभी कामयाब नहीं होगी। हम कहते हैं कि हमारी वहां पर मस्जिद बनाने के लिए बात कीजिए, लेकिन रविशंकर जी ने तो ऐसी बात नहीं कही। तो ये रविशंकर जी तो ये कह रहे हैं कि हम एक फॉर्मूला तलाशने आए, तो यहां बात तो कम से कम ये नहीं है इस वक्त। नहीं आज कल अब जो उनके बयानात आने लगे, कुछ चैनलों ने बयानात दिए हैं और कल इंडियन एक्सप्रेस ने जो स्टोरी की है उसमें क्लियर उन्होंने कहा कि हम जो है मंदिर बनाने के लिए फॉर्मूला तलाश रहे हैं, मंदिर बनाने के लिए हम रास्ते तलाश रहे हैं। हालांकि पहले उनका ऐसा बयान नहीं था, पहले वो साफ कह रहे थे कि हम चाह रहे हैं कि दोनों समुदाय खुश रहे, किसी को तकलीफ ना हो। एक तो क्या उनके स्टैंड में भी फर्क आया है? आइडेंटिफिकेशन का सवाल है, शायद कहीं इसी वजह से तो जैसा कि गोयल साहब कह रहे थे कि उन्हें मोहरा या फिर उनको तमाम तरह के लकब दिए जा रहे हैं। गोयल साहब इस पर आपका रिएक्शन? नहीं देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके स्टैंड में फर्क दो तलाश रहे हैं कासमी साहब, या वो कह रहे हैं जो बात का जिक्र कर रहे हैं क्या ऐसा ही है और इसी वजह से अलग अलग मोहरा या फिर लकब उनको दिया जा रहा हो? देखिए जहां तक मैंने उनके बयान सुने हैं पिछले 2-3 दिनों में, तो उन्होंने ये कहा कि मेरे पास कोई फार्मूला नहीं है, मैं फार्मूला तलाश करने आया हूं और खुले मन से मैं बात कर रहा हूं। और जहां तक मंदिर की बात है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, लेकिन वो खुले मन से बात कर रहे हैं, क्या तमाम फरीकैन खुले मन से बात कर पा रहे हैं? हाँ, वो अभी तक की जो बातचीत सामने आई है उसमें तो यही आ रहा है कि वो खुले मन से बात, लास्ट 2 मिनट है इसलिए जल्दी से खुले मन से बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं आज गोले साहब आता हूं, मैं हम मंदिर बनाना है हर हाल में, फिर खुले मन से। ठीक सवाल ठीक है शहजाद साहब, मान लीजिए कि श्रीशी ये कह रहे खुले मन से है श्रीशी, अगर श्रीशी ये कह दे कि नहीं यहाँ पे मुसलमानों का है और मस्जिद बननी चाहिए, तो क्या बीजेपी के लोग इसको मानेंगे? नहीं शहजाद, चलिए ठीक है, एक हाइपोथेटिकल वे में हम अभी नहीं जाते, कम से कम एक सकारात्मक बात बोलना चाहता हूं। चलिए ठीक है, आप वक्त नहीं बचाएंगे, अपनी बात गोले साहब 10 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। कोर्ट चाहती है वो चाहती है। शुरू में अगर बात होती तो समझ में आता, लेकिन हाइपोथेटिकल मैं चाहता हूं कि आपस में मेलजोल से सब कुछ हो जाए। और यदि मुस्लिम समाज और हिंदू समाज दोनों बैठ के मान लेते हैं और रामलला का मंदिर उस तरफ बन जाता है, तो मैं कहता हूं कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सरयू के उस पार हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सबसे भव्य मस्जिद ठीक है, वो ये बात कहने इससे पहले आपका मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाएगा, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाएगा, लेकिन साहब आपने भी यदि लगा दिया, जो ये यदि है और जो अगर है यहीं से तो सब चीज खत्म हो जाती है। ठीक है, वक्त बिल्कुल है नहीं, उसको देना है खुदा को मुंह दिखाना है। कासमी साहब मैं आपसे फाइनल कमेंट चाह रहा हूं,
चलिए ठीक है, ये तमाम कोशिशों हुई, बातचीत हुई। मैं अभी इतना चाह रहा हूं आपसे जानना कि जो नतीजे निकलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कंट्राडिक्शन की बात हुई और कह रहे हैं गोयल साहब की कंट्राडिक्शन सामने आए तभी तो उसका हल तलाशा जाएगा, तो क्या माने कि आगे 12वीं बार जो बातचीत हुई वो एक नतीजे पे पहुंचेगी या ये भी फेल? देखिए, अभी तो सरदस्त ऐसा ही लग रहा है कि ये भी नतीजे का कोशिश रायगा जाएगी और ये कोशिश कामयाब नहीं होगी, इसलिए कि खुद वीएचपी के लोग और संत समाज के लोग ही जो है बड़ी शिद्दत से इख्तिलाफ कर रहे हैं। मुसलमानों का तो क्लियर एजेंडा शुरू से रहा है कि खुले मंच के साथ आप आइए, बात कीजिए, हम बातचीत करने के लिए तैयार है। ठीक है, लेकिन ये कोशिश भी रायगा ही जाती नजर आ रही है। तो बातचीत हो या न हो, इसी पर उन लोगों में इख्तिलाफ। मैं पेसिमिस्टिक नहीं हूँ, ऑप्टिमिस्टिक हूँ, और मैं बोलता हूं कि भारत एक ऑप्टिमिज्म का देश है। आपस में बैठ के होगा, बात कीजिए ना। चलिए ठीक है, ठीक है सर, हम ओवरऑल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जब बात करते हैं तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में तो सभी इसमें साथ आते हैं, लेकिन जैसे जैसे रास्ता जो है वो पतला होता जाता है, जैसे जैसे इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, वो शायद तलवार की धार जैसा हो जाता है और इतना ज्यादा संकरा हो जाता है उसके बाद कोई आगे नहीं बढ़ पाता। कम से कम 11 बार की बातचीत से तो यह साबित हो गया है और अब 12वीं बार की बातचीत में भी ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये भी रायगा जाएगी। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखना होगा कि क्या ये 12वीं बार की बातचीत भी कोई नतीजे पर पहुंचती है या फिर जो खदशा जाहिर किया जा रहा है एक बार फिर से अंजाम बेनतीजा रहता है। वक्त की एक तरह से वक्त पे ही सब कुछ मुनहसिर करता है और देखना होगा कि आखिर मुस्तकबिल में क्या कुछ छिपा हुआ है। आज के मुद्दा में बस इतना ही।